स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं और इसके हार्मोन्स के टॉपिक में हम चल रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड को स्टडी किया और उसके दो हार्मोन्स में से एक हार्मोन को हमने कंप्लीट किया था जिसका नाम है थायरॉक्सिन। दूसरा हार्मोन जो इसका कैल्सिटोनिन है उसको डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट ग्लैंड के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड का ही है। तो डियर स्टूडेंट, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वेयर इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड दी थायरॉयड ग्लैंड। जैसे हमने पढ़ा था कि थायरॉयड ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं, एक राइट एक लेफ़्ट, जो कि बिलो द लेरिंक्स मौजूद होती है। तो एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है दे आर एम्बेडेड इन द लेटरल लोब्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड और इनकी तादाद है 4। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट ये जो हार्मोन पैदा करते हैं उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन हार्मोन को हम एब्रीवेट करते हैं PTH से, पैराथायरॉयड हार्मोन से। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हम दूसरा जो थायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था उसको भी स्टडी करते हैं और उसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होता है, पैराथॉर्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। अब दोनों के फंक्शंस में क्या फ़र्क है? जो पैराथॉर्मोन है इट कॉजेज़ इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है, यानी ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना किसका काम है? पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है, पैराथॉर्मोन का काम है। और डिक्रीज़ इन ब्लड कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करना, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम है। तो बज़ाहिर हम अगर देखें तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैदा होने वाला पैराथॉर्मोन और थायरॉयड ग्लैंड से पैदा होने वाला कैल्सिटोनिन दोनों एक दूसरे के एंटागोनास्टिक काम कर रहे हैं, उलट काम कर रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम को कैसे काम करता है और पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम को कैसे बढ़ाता है। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में से कैल्शियम को कम करने का क्या तरीका इस्तेमाल करता है कि ब्लड में से कैल्शियम को निकाल के बोन्स में डिपॉजिट कराता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्सिटोनिन बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का बाइस बनेगा, बोन्स की स्ट्रेंथ का बाइस बनेगा। और दूसरी तरफ जो पैराथॉर्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है PTH जिसको हम बोलते हैं, ये इसके उलट काम करता है। ये बोन्स में से कैल्शियम को निकालता है और ब्लड में कैल्शियम को भेजता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है और बोन्स को वीक कर रहा है, जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम को कम कर रहा है और बोन्स में कैल्शियम को बढ़ा रहा है। यानी बोन्स में कैल्शियम को कम करके ब्लड में बढ़ाना, ये काम है पैराथॉर्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन का, और ब्लड में कम करके बोन्स में बढ़ाना, ये काम है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। कैल्सिटोनिन हार्मोन बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का बाइस बनता है, पैराथॉर्मोन बोन्स को वीक करने का बाइस बनता है। अब ये डिसाइड होता है कि ब्लड में मसलन अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो ये बोन से कैल्शियम के लेवल को निकाल के ब्लड में बढ़ा देगा। यानी इसका स्टिमुलस ये होगा लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा? बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के किस में भेजेगा? ब्लड में भेज देगा। अब लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इसके लिए था स्टिमुलस।
और हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड यानी ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना, ये इसका है रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं, ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। यानी पैराथायरॉयड हार्मोन कब रिलीज़ होगा? जब हमारे ब्लड में किसी वजह से कैल्शियम की लेवल कम होगा तो रिलीज़ होगा पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा? बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेज देगा और रिस्पॉन्स में ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। यानी जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होगा और इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देगा। इसी तरह अगर आप ब्लड में कैल्शियम के लेवल के कम होने की वजह से सिक्रीट हुआ था पैराथायरॉयड हार्मोन, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर जो हार्मोन सिक्रीट होगा इसका नाम होगा कैल्सिटोनिन। और इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये कम कर देगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टिमुलस है वो है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, स्टिमुलस, और इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के उलट हैं, तो नेगेटिव फीडबैक है। अब दोनों की ओवर और अंडर एक्टिविटी से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। ओवर सिक्रीशन, जाहिर है अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? ज़्यादा सिक्रीट होने का मतलब ये होगा कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करेगा, यानी कि ये कॉज करेगा हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। और हाइपर कैल्सीमिया बाइस बनता है किडनी स्टोन्स का, तो इसके नतीजे में किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओवर एक्टिविटी, ओवर सिक्रीशन ऑफ दी पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन कॉज करेगा overactivity will lead to the progressive demineralization of the bones, rickets as well as formation of massive kidney stone। और ये bones इसमें क्या होंगी? वीक। रिकेट्स बच्चे होंगे तो उनमें क्या होगा? रिकेट्स का प्रॉब्लम पैदा होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, वीकनिंग ऑफ बोन इसके अंदर होगा। तो ओवर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच will cause hypercalcemia, high level of calcium in blood, kidney stones, weakening of the bones and rickets। अब इसके अगर हम उलट कर दें कि इसकी अंडर एक्टिविटी से क्या होगा? अगर ये कम सिक्रीट होता है तो इसके उलट होगा ऑब्वियसली। अगर ये अंडर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन अगर कम सिक्रीट होता है तो फिर डियर स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम होगा? इसका अभी हमने पढ़ा था कि ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, हड्डियों में कम करता है। तो अगर ये कम सिक्रीट होगा तो ये ब्लड में कैल्शियम को नहीं बढ़ा पाएगा, जिसकी वजह से होगा हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया वजह बनता है टेटनी की। जब हड्डी और लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड होगा तो इसके नतीजे में टेटनी का प्रॉब्लम होगा, यानी इसकी अंडर सिक्रीशन से टेटनी और ओवर सिक्रीशन से इसकी डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स होगी और रिकेट्स होंगे, मैसिव किडनी स्टोन्स डेवलप होंगे इसके, और मस्कुलर अंडर एक्टिविटी से इसकी हाइपोकैल्सीमिया से टेटनी का प्रॉब्लम पैदा होगा। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट हम कैल्सिटोनिन के बढ़ने और कैल्सिटोनिन के कम होने से भी जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। कैल्सिटोनिन अगर इसकी ओवर सिक्रीशन होगी
ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, तो इसकी ओवर एक्टिविटी से पैदा होगी जो कंडीशन, उसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि टेटिनी, मस्कुलर टेटिनी इससे पैदा होगी। उसके बाद अगर इसकी अंडर सिक्रीशन होगी, ये कम पैदा होगा, तो फिर इससे हाइपर कैल्सीमिया डेवलप होगा, विच मे कॉज किडनी स्टोन्स, जो कि किडनी स्टोन्स का बाइस बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनास्टिक वर्क करते हैं और इनके नाम क्या हैं? कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है और दूसरा हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन है। दोनों एक दूसरे के एंटागोनास्टिक हैं। पैराथायरॉयड ब्लड में कैल्शियम को ज़्यादा करता है, कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जिस ग्लैंड को कहा जाता है उसका नाम है पेंक्रियास। पेंक्रियास डियर स्टूडेंट्स, पेंक्रियास का वो पार्ट जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करता है, इसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। वैसे पेंक्रियास को कहा जाता है डबल ग्लैंड, और डबल ग्लैंड कहने की वजह यह है कि पेंक्रियास एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। पेंक्रियास में एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, हार्मोन्स पैदा करने वाला, और पेंक्रियाटिक जूस बनाने वाला इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है, इसलिए इसको डबल ग्लैंड बोलते हैं। मगर यहाँ पर हम इसका एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन हम इसका डाइजेशन के टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। दिस ग्लैंड इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन, डैट इज़ सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन एंड STH, डायरेक्टली बाय द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, इससे इसको दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। एक का नाम है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन और दूसरे का नाम है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये डायरेक्ट ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं और साथ इसमें पेंक्रियास के फंक्शन को भी ये कंट्रोल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेंक्रियास में दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। स्मॉलर नंबर्स के अंदर जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, और जो लार्जर नंबर के अंदर हैं वो बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। अल्फ़ा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन और बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। डियर स्टूडेंट, वन बाय वन हम इनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तादाद में बीटा सेल ज़्यादा होते हैं और अल्फ़ा सेल कम होते हैं। तो बीटा सेल जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, इसके लिए स्टिमुलस क्या है? इसके लिए स्टिमुलस है BGC, कहते हैं ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तब प्रोड्यूस होगा इंसुलिन, और इंसुलिन आकर क्या करेगा रिस्पॉन्स में ये BGC ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम कर देगा। यानी इसके लिए स्टिमुलस जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल का ज़्यादा होना है और इसका रिस्पॉन्स जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कम होना है। इसका मतलब ये है कि इंसुलिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की अंडर और ओवर एक्टिविटी से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं,
इनको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। जैसे ये जो PTH है, पैराथायरॉयड हार्मोन, अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो, ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो इसके नतीजे में जो प्रॉब्लम पैदा होगा, हमने इसका फंक्शन पढ़ा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करता है, तो ये कॉज करेगा हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड कॉज करेगा ये। और जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होगा तो इसके नतीजे में पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स होंगे किडनी स्टोन पैदा हो सकता है इसके नतीजे में, और इसके नतीजे में डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, यानी बोन्स जो हैं वो डीमिनरलाइज हो सकती हैं, उनमें से कैल्शियम निकल सकता है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, किडनी स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, तो इस कंडीशन को हम रिकेट्स बोलेंगे। ये प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। और इसका उलट कर दें कि अगर इसकी अंडर सिक्रीशन हो, ये कम पैदा हो, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया में जो प्रॉब्लम पैदा होती है लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड से, इसको कहते हैं टेटनी। अब इसी तरह अगर हम इन कंपैरिजन देख लें कैल्सिटोनिन की ओवर और अंडर एक्टिविटी को, तो वो इसके उलट होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, इसकी ओवर एक्टिविटी जो है, ज़्यादा हार्मोन अगर सिक्रीट हो, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, तो इसकी ओवर एक्टिविटी से होगा हाइपोकैल्सीमिया, जो कि कॉज करेगा मस्कुलर टेटनी। और इसकी अंडर सिक्रीशन से होगा हाइपर कैल्सीमिया, जो कि बाइस बनेगा इन्हीं चीज़ों का, किडनी स्टोन बनाने का, बोन्स को वीक करने का, रिकेट्स करने का बाइस बनेगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप देखें कि ये दोनों हार्मोन्स फंक्शंस में भी और डिसऑर्डर्स कॉज करने में भी एक दूसरे के उलट हैं, एंटागोनिस्टिक हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा जो आज का मेजर टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और पैंक्रियाज दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। पैंक्रियाज, इसलिए पैंक्रियाज को कहा जाता है डबल ग्लैंड, बिकॉज पैंक्रियाज एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो ये पूछा जाता है कि पैंक्रियाज को डबल ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसलिए पैंक्रियाज को कहा जाता है डबल ग्लैंड का नाम दिया जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि ये जो पैंक्रियाज है, इसकी सिक्रीशन को, इसका वो पार्ट जो एंडोक्राइन फंक्शन करता है, इसको हम नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये वो पार्ट है जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है इसके अपनी सिक्रीशन को बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। और डियर स्टूडेंट जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल BGC का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, इज़ बिटवीन 80 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज in 100 ml of blood to 120 milligram of glucose in
100 ml ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज की मकदार है नॉर्मल वो होती है 80 मिलीग्राम से लेके 120 मिलीग्राम ऑफ फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मकदार 80 मिलीग्राम पर 100 ml से कम होती है तो इसको फिर हम नाम देंगे हाइपोग्लाइसीमिया, कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, नॉर्मल से कम, यानी 70, 60, 40, 30 जितना भी हो। और अगर 120 से बढ़ जाता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो फिर इसको हम नाम देंगे हाइपरग्लाइसीमिया, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। सो नॉर्मल ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और अगर इससे ब्लड में ग्लूकोज की मकदार कम होती है तो इसको आप कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, लो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ज़्यादा होती है तो आप इसको कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब डियर स्टूडेंट, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस हैं, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ दी पैंक्रियाज, ये गवर्न होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल से, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो ट्रॉफिक हार्मोन्स के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। एक को हम नाम देते हैं STH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, और दूसरे को हम कहते हैं ACTH। ये गवर्न कर रहे होते हैं लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड और डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान को। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहान में दो किस्म के सेल्स हैं, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं डियर स्टूडेंट्स इंसुलिन को, और इंसुलिन जो है इसके लिए इसके सिक्रीट होने का जो स्टिमुलस है वो है हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा होता है तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, और इंसुलिन सिक्रीट होके जो रिस्पॉन्स पैदा करता है वो इसका उलट होता है, डेट इज़ डिक्रीज़ इन BGC, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन का कम होने का रिस्पॉन्स का बाइस बनता है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 दोनों के फंक्शंस को डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे। यानी इंसुलिन का काम ये है कि ब्लड में ग्लूकोज को कम करना। अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम कर सकता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम खाना खाते हैं, खाने में कोई मीठी चीज़ खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो मोस्टली वो डाइजेस्ट होके हमारी इंटेस्टाइन से ग्लूकोज डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में आता है। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मकदार 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से बढ़ना शुरू होती है तो फिर इंसुलिन इन एक्शन आता है और ये ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। अब उसके क्या तरीके हैं ब्लड में ग्लूकोज को कम करने के। नंबर 1, पहला तरीका जो ब्लड में ग्लूकोज को कम करने का है वो ये है बाय इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ सेल्स, यानी ग्लूकोज सेल्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। बेसिकली होता ये है कि इंसुलिन सेल्स की परमिएबिलिटी को ज़्यादा करेगा। अब ब्लड में से ग्लूकोज सेल्स में जाएगा, सेल्स इसको ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ करेंगे, इससे ATP बनेंगे, एनर्जी बनेगी, ग्लूकोज इस्तेमाल होगा। यानी इंसुलिन मौजूद होगा तो सेल्स ब्लड में ग्लूकोज को यूज़ कर पाएंगे बॉडी में। तो बाय इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल, ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स में भेजा जाएगा ताकि वो इसको यूज़ कर लें। सेकंड नंबर पर यह किया जाएगा कि जो हमारे मसल सेल्स हैं, मसल्स और जो हमारे लिवर के सेल्स हैं, उनमें इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू ग्लाइकोजन, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा होता है दो बॉडी पार्ट्स में, लिवर और मसल में। अब सेल की जितनी एनर्जी की डिमांड थी, यूटिलाइजेशन थी, वो भी पूरी हो गई। मसल्स में भी इसको स्टोर कर दिया गया, लिवर में भी स्टोर कर दिया गया। मज़ीद अगर ब्लड में ग्लूकोज को कम करना पड़ेगा
तो फिर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू नॉन शुगर। तो इसको कन्वर्ट किस में किया जाएगा, लिपिड्स और प्रोटीन में, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन। इसको नॉन शुगर वाली चीज़ों में मोस्टली लिपिड्स और प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के 3 तरीके हैं जो कि इंसुलिन इस्तेमाल करता है। नंबर 1, ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स में भेजता है ताकि सेल्स की ग्लूकोज को यूज़ करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाए। सेकेंडली, ग्लूकोज को लिवर और मसल सेल्स में भेजता है ताकि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए। फिर भी अगर ग्लूकोज बच जाए तो उसको लिपिड्स और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज़ हाउ डियर स्टूडेंट इंसुलिन डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग द सेल्स यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स बाय कन्वर्टिंग इट इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि समहाउ अगर इंसुलिन पैदा नहीं होगा तो फिर ये तीनों काम रुक जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होगा, ये तीनों कामों में प्रॉब्लम आएगी। सेल्स की ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, लिवर और मसल्स ब्लड से ग्लूकोज टेकअप नहीं कर पाएंगे, ग्लूकोज लिपिड्स और प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली लैक ऑफ इंसुलिन का क्या नतीजा निकलेगा, इंक्रीज BGC, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन 120 से बढ़ना शुरू हो जाएगी। 120 से कितनी भी आगे जा सकती है, ये 30, 40, 50, 200, 300, 400, 500 तक भी लोगों में ये बढ़ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन दैट इज़ अबव 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड विच इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। क्योंकि इंसुलिन क्या करता था, ब्लड में ग्लूकोज को कम करता था बाय इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ सेल, वो भी नहीं हो पा रही क्योंकि इंसुलिन नहीं। लिवर मसल में ग्लाइकोजन भर के वो भी नहीं हो पा रहा, लिपिड्स प्रोटीन में कन्वर्ट करके वो भी नहीं हो पा रहा। तो अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डियर स्टूडेंट, ब्लड में इंसुलिन के कम होने की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होता है, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से होने वाले प्रॉब्लम को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ मेलाइटस में 3 चीज़ें होती हैं, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसके नतीजे में बॉडी में पानी की कमी पैदा हो जाती है। इस कंडीशन को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। अब पानी की कमी होगी तो पॉलीडिप्सिया, ग्रेट थ्रस्ट, प्यास लगेगी ज़्यादा, पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया भूख ज़्यादा लगेगी, हंगर। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, जिसको हम कॉमनली शुगर बोलते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं, उनमें यही प्रॉब्लम्स देखने में आता है कि बार बार यूरिनेशन होती है, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, पॉलीडिप्सिया, और पॉलीफेजिया भूख ज़्यादा लगती है उन्हें, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर पहले ही ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो उन्हें ग्रेट थ्रस्ट, हंगर, पॉलीफेजिया, भूख ज़्यादा क्यों लगती है। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि हमने पढ़ा था कि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है, सेल में ग्लूकोज को भेज के ताकि सेल यूज़ करें, लिवर मसल में ग्लूकोज को भेज के ताकि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो, सेल्स में ग्लूकोज भेज के ताकि वो लिपिड और प्रोटीन में कन्वर्ट हो। अगर इंसुलिन नहीं होगा, बेशक ब्लड में ग्लूकोज मौजूद हो, सेल ब्लड से ग्लूकोज को टेकअप नहीं कर पाएंगे और सेल्स खुद को एनर्जी डेफिशिएंट ही फील करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी का मैकेनिज़्म जो भूख लगने का है वो ट्रिगर होगा और पॉलीफेजिया ज़्यादा भूख लगेगी।
अब इसके बाद डियर स्टूडेंट जो इसमें इसके साथ और कुछ सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं, हम एक ज़रा क्विकली नज़र बुक से उनकी तरफ भी देख लेते हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी के अंदर जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं उसमें 3 ये डिजीज़ का भी बाइस बनता है। इसके सिम्टम्स जो हैं हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, शुगर इन यूरिन, डिस्टर्बेंस इन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, वो मैंने बताया, जैसे आपको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, डिरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, टॉक्सिक मेटाबोलाइट फैट्स वगैरह जो हैं वो बॉडी के अंदर जमा हो जाएंगे, और किडनीज़ जो हैं वैल्यूएबल आयंस को बॉडी से लॉस करेंगे, डिहाइड्रेशन होगी, एक्सेसिव इंसुलिन प्रोड्यूस हो तो फिर यूटिलाइजेशन, फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और मसल्स की जो नर्व्स की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। डियर स्टूडेंट, इसमें 3 बीमारियां कॉमनली होती हैं। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्लूकोज किसी को डायबिटीज़ कंटिन्यूसली रहता है, वो 3 प्रॉब्लम्स ये होते हैं। न्यूरोपैथी, न्यूरॉन्स की बीमारियां होती हैं, नर्वस डिरेंजमेंट जैसे बुक में नाम लिखा हुआ है, पैथी डिजीज़ को कहते हैं न्यूरोपैथी, न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स की डैमेज होंगे। नेफ्रोपैथी, ये आपको नाम से पता चल जाएगा, किडनीज़ का प्रॉब्लम पैदा होगा, नेफ्रोपैथी, किडनी की बीमारियां पैदा होंगी। और रेटिनोपैथी, रेटिना आइज़ में होता है, बहुत ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब रहता है तो आपकी विजन जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरा जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस का पार्ट था उसका नाम है अल्फा सेल। अल्फा सेल ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग ग्लूकागॉन। तो अल्फा सेल से जो हार्मोन पैदा होता है इसका नाम है ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, मोस्टली लिवर और मसल्स में पाए जाने वाले ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। तो ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को ज़्यादा करना ये ग्लूकागॉन का काम है। अब ऑब्वियसली इसके लिए जो स्टिमुलस होगा, इसका जो स्टिमुलस होगा वो होगा BGC, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन का कम होना, और रिस्पॉन्स में ये आकर क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देगा बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट, जो अल्फा सेल की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो रेयर हैं। ये बुक में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि ग्लूकागॉन की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं दे आर सीम्स रेयर एज एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ट्यूमर्स अगर बीटा सेल में भी पैदा होंगे तो उससे इंसुलिन ज़्यादा होगा, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, तो उसके नतीजे में ओवर एक्टिविटी फिर से अल्फा सेल को ही करनी पड़ेगी, एक्सेस ग्लूकागॉन सिक्रीशन होगी और हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज रेज होगा। यानी इसका मतलब ये है कि डैमेज जो होगा अल्फा सेल्स को, दिस इन टर्न डैमेजेस द अल्फा सेल। यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ना जो है वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल के कम होने से। यानी अल्फा सेल की अगर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी तो यही होगा ना कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ नहीं पाएगी। तो इसके लिए हाइपोग्लाइसीमिया होना कोई मेजर सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया होना एक मेजर सीरियस प्रॉब्लम है। यानी ग्लूकागॉन की, अल्फा सेल की, हाइपोग्लाइसीमिया की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं दे आर सीम्स टू बी रेयर इन नेचर। बाकी अगर कोई बीटा सेल की, इंसुलिन की ख़राबी है जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, वो एक सीरियस डिसऑर्डर है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहान पैंक्रियाज को पढ़ा है, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।